नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हमारी एक नई सीरीज शुरू हुई है। आज उसका दूसरा हम लोग पड़ाव पार करने वाले हैं। आमीन पटवारी, है ना, सेट टू एमसीक्यू। जैसा कि जब मैं पहली क्लास लिया था तो आपको बताया था कि उसमें छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन नहीं है। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन अपन तब उसमें समाहित करेंगे जब आपका सिलेबस आ जाए। और बाई लक उसी दिन शाम को सिलेबस आ गया। सिलेबस वही है, नंबरों के वेटेज कम हो गए हैं। पढ़ना वही है जो 2017 का कोर्स था, बस नंबरों के वेटेज कम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ को बहुत छोटे से पोर्शन में करंट अफेयर्स के साथ दे दिया गया है, जिसमें 30 नंबर में छत्तीसगढ़ मुश्किल से या तो 7 या 10 या 5 नंबर का आएगा। 10 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं आएगा। 7 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, इतने का ही छत्तीसगढ़ आएगा, उतना ही हमने यहां रखा हुआ है। 10 नंबर का आपका है कंप्यूटर, 10 पूरा रखे हैं। हिंदी 10 नंबर का है, 10 पूरा रखे हैं। उसके बाद आपका 30 नंबर का जीएस, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर है, वो भी हमने पूरा यहाँ पे समाहित किया है। कंप्यूटर के बहुत प्यारे, बहुत हैंडसम क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आप पहले रिपीटेड हो चुके होंगे, देख चुके होंगे, और जो नहीं हुए हैं उसको यहाँ से तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए नवरात्रि की इस पावन बेला पर माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे, और सभी का कल्याण हो, सद्बुद्धि दे आपके व्यापम वालों को और पीएससी वालों को। भगवान सद्बुद्धि दे और हमारा कल्याण कराए। तो चलिए आज का इस पहले क्लास को चालू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है ना, रीड ओनली मेमोरी रोम को वैद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? ये आप रोज देखते हो, हर घड़ी देखते हो, है ना, तो बताइए। ठीक है, रोम, ऐसा रोम जिसको विद्युत संपर्क में लाके वापस से राइट किया जा सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ईईपी रोम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली रो मेमोरी, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है आपका पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव को क्या करते हो? पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हो, वहां बिजली जाता है, बिजली जाता है, आप उसमें से कुछ भी डिलीट कर सकते हो और कुछ भी आप उसमें जोड़ सकते हो। तो वो जो डिलीटेशन और एडिशन है वो कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ईईपी रोम, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली रीजनेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश ड्राइव और आपका पेन ड्राइव इसके उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि पेन ड्राइव में जो भी चीजें हैं उसको आप तभी ऐड या डिलीट कर सकते हो जब वो कंप्यूटर के संपर्क में आएगा, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, WORM का पूर्ण रूप क्या है? WORM का पूर्ण रूप क्या है? WORM का पूर्ण रूप है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, इसका बेस्ट उदाहरण था आपका सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी को एक बार राइड करते थे, गाना भरते थे, पिक्चर भरते थे और बार बार देखते थे, है ना, तो वही बोल रहा है राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखो और उसको बार बार यूज करो। आप पेन ड्राइव को भी ऐसे ही यूज कर सकते हो, एक बार डेटा डाल दो, उसको बदलो ही मत। पर पेन ड्राइव में बदल सकते हैं, लेकिन सीडी डीवीडी में नहीं बदल सकते थे। ठीक है, सीडी डीवीडी में नहीं बदल सकते थे। एक बार जो सीडी में गाना राइट हो गया उसके ऊपर दोबारा दोबारा गाना राइट नहीं होता था। राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन डी। चलो, HTTPS में अक्षर एस का अर्थ क्या है? ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। HTTPS में अक्षर एस का अर्थ क्या है? देखो, HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसके बाद एस का मतलब है सिक्योर। एस का मतलब है सिक्योर। ये आपकी साइट के पहले लिखे रहेगा। जैसे आप व्यापम की साइट खोलोगे या और कोई साइट खोलोगे तो लिखे रहेगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये कौन से, अगर सिक्योर है तो कौन से कलर में रहेगा? हरा। और सिक्योर नहीं है, डेंजर है, तो कौन से कलर में रहेगा? ये लाल। ठीक है, तो यहां एस का अक्षर का क्या होता है? सिक्योर होता है। ठीक है, इसीलिए आप अपने मोबाइल में जो भी अनसिक्योर साइट खोलते हो वो पहले दिखा देता है कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है, आप इसको आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा सिक्योर। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जब आप अपने साइट डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है?
इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। क्या कहा जाता है? ऑथेंटिकेशन। कई बार अगर आप गलत डालोगे तो बोल देगा नॉट ऑथेंटिक पर्सन, मतलब आप वो आदमी नहीं हो जिसका ये अकाउंट है। तो भैया पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करना और सत्यापित करना, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ठीक है। निम्न में से कौन सा अपेक्षाकृत तेज भंडारण माध्यम है? तेज भंडारण माध्यम है, यह है रजिस्टर, ये आर है रजिस्टर। ठीक है। निम्न में से अपेक्षाकृत सबसे तेज भंडारण माध्यम कौन सा है? डी रैम नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, डीवीडी भी नहीं है, क्या है? रजिस्टर। आप कंप्यूटर में दो मेमोरी सुनोगे, एक होगा रजिस्टर और एक होगा कैश मेमोरी। ठीक है, एक होगा रजिस्टर और ये होगा कैश मेमोरी। ये कहां होता है? ये सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर ये सबसे तेज होता है। ये दोनों से क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे तेज होता है और सीपीयू यहीं से इसी के डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है। रजिस्टर मेमोरी कहां होता है? सीपीयू के अंदर, सबसे तेज मेमोरी होता है ना? जितने भी कंप्यूटर मेमोरी है सबसे तेज होगा और सीपीयू रजिस्टर के डेटा को ही प्रोसेस करता है, याद रखना, है ना? तो जो डेटा वर्तमान में सीपीयू प्रोसेस कर रहा है, जो डेटा वर्तमान में सीपीयू प्रोसेस कर रहा है वो कहां है? रजिस्टर में। ठीक है। और सबसे तेज मेमोरी, कैश मेमोरी कहां होती है? सीपीयू के बाहर, बाहर। ठीक है। ये सेकंड नंबर की तेज होती है, सबसे तेज रजिस्टर ये सेकंड नंबर में तेज होती है। ठीक है। और इसमें कौन सा डेटा यूज होता है? बार बार उपयोग करने वाले डेटा, बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा इसमें स्टोर होंगे और ये भी तेज होगा। ठीक है। अब वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है वो रजिस्टर में रहेगा, रजिस्टर सीपीयू के अंदर है, बहुत छोटी मेमोरी होती, बहुत तेज मेमोरी होती, बहुत महंगी मेमोरी होती है और सीपीयू रजिस्टर के डेटा को ही प्रोसेस करेगा। कैश मेमोरी कहां होती है? सीपीयू के बाहर। इसमें वो डेटा रखा जाता है जिसको सीपीयू बार बार यूज करता है, ताकि वो डेटा को बार बार लेने के लिए उसको कहां ना जाना पड़े? सेकंड डिवाइस में ना जाना पड़े। जो चीजें बार बार यूज हो रही है उसको कैश में रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो तुरंत कैश से मंगा लेंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो बार बार आपका पेंसिल रबड़ यूज हो रहा है तो उसको कहां रखोगे? बाहर ही निकाल के रखोगे, बार बार कंपास में नहीं डालोगे। ठीक है। तो जो डेटा बार बार यूज होता है वो कैश मेमोरी में रखा जाता है। तो यहां सबसे तेज मेमोरी है आपका रजिस्टर। चलिए दोस्तों, जो अभी आपका अमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम का हमारी संस्था के द्वारा फुल कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लास और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ आप प्रिंट करा सकते हो और उसी एग्जाम में जो आप पढ़ोगे थ्योरी में, उसको आप टेस्ट सीरीज के जरिए अपने तैयारी को पुख्ता कर सकते हो, आजमा सकते हो, देख सकते हो, परख सकते हो, जांच सकते हो। टेस्ट सीरीज भी है, टोटल 25 टेस्ट है, जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज है, 5 फुल पेपर है। दोस्तों, अगर आपको अमीन पटवारी के संबंध में कोई भी कोर्स लेना है तो आप संस्था के नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। एक और जानकारी बता देता हूं दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक परीक्षा की भी क्लास आयोजित की जा रही है। और ये क्लास के संबंध में भी आप जानकारी लेना चाहते हो तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हो। अभी लाइव क्लास भी चल रहा है सीडीपी का, फिर हिंदी का भी लाइव क्लास चलेगा। हर सब्जेक्ट में अभी लाइव क्लास कंडक्ट किए जा रहे हैं, काफी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार संपर्क जरूर करिए। बहुतों का क्वेश्चन रहता है कि शिक्षक भर्ती कब आएगी? फरवरी में टेट होगा, उसके बाद 5,000 से भर्ती बढ़ा के 8,000 करने की बात कही जा रही है। ठीक है, ये जानकारी मुझे भी मिली है, मैंने आप तक पहुंचा दी। चलो अगला क्वेश्चन, यदि कोई नया उपकरण जैसे प्रिंटर या स्कैनर कंप्यूटर से जुड़ता है तो उपकरण का उपयोग करने से पहले उसका खाली स्थान इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, उसका खाली स्थान इंस्टॉल करना पड़ता है। याद रखिएगा, आप जो भी डिवाइस यूज करते हो उसका एक पर्सनल सॉफ्टवेयर होता है जो उसको चलाता है और उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ड्राइवर। उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? ड्राइवर। ठीक है, जैसे आप इंटेक्स का, जैसे आप मान लो इंटेल का कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसका ड्राइवर आपको पहले अपने कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, फिर वो डिवाइस चलेगा। जैसे आप एचपी का प्रिंटर यूज कर रहे हो तो प्रिंटर का एक ड्राइवर आता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर है जो इस प्रिंटर को चलाता है। तो वो ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप लोग कई बार बोलते हुए सुने होंगे,
अरे यार ये इसका मेरे पास ड्राइवर नहीं है, ये चलेगा नहीं मेरे में, ठीक है, तो ड्राइवर होता है। बफर क्या होता है? बफर भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें चीजें करंट में क्या होती रहती है, स्टोर होती रहती है। जैसे आप क्या करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, यूट्यूब पर वीडियो तभी चलता है जब वो आपके मोबाइल में थोड़ा स्टोर होता है, यूट्यूब चैनल पर थोड़ा स्टोर होता है तभी चलेगा। अगर वो स्टोर नहीं होगा तो क्या करने लग जाएगा, बफरिंग। बफरिंग में क्या होगा, वो फिर स्टोर होगा फिर चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेस्केप, नेविगेटर किसके उदाहरण है? ये सब क्या है भैया? ये सब है वेब ब्राउजर। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर, जिससे आप क्या करते हो, सफरिंग करते हो, और सर्च इंजन से क्या करते हो, खोजते हो, है ना। मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सब वेब ब्राउजर है ना। और गूगल क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर में अपन क्या करते हैं, चीजों को खोजते हैं, ठीक है। ईपीरोम का पूर्ण रूप क्या है? ईपीरोम का पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। किसका उदाहरण है ये? फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव का। फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं? ईपी रोम। और इसी में और जुड़ जाएगा एक और ही, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित नहीं करती? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एक यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वायरस क्या होते हैं? एक दोषपूर्ण प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में अनवांछित कार्रवाई करते हैं। तो वायरस भी एक प्रोग्राम है, लेकिन वो दोषपूर्ण प्रोग्राम है, वो गुंडा है ना, वो बदमाश है, वो हमारे कंप्यूटर से छेड़छाड़ करेगा। तो हमारे कंप्यूटर को हीरो की तरह कौन बचाता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस हीरो है और वायरस गुंडा है, ठीक है। तो मैकफी भी वायरस बनाता है, कैस्पर स्पाई भी बनाता है, नॉर्थन भी बनाता है ना, नेट प्रोटेक्टर एनपी भी बनाता है, उसके बाद आपका बिट डिफेंडर भी बनाता है, क्विक हिल भी बनाता है, ठीक है। ये सब क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? टैली है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली। तो टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, माइक्रोफोन, सेंसर, ये सब तो इनपुट है ना, ये सब इनपुट है। आउटपुट डिवाइस क्या है? प्लॉटर। प्लॉटर क्या है? एक प्रिंटिंग मशीन है जिसपे बड़े बड़े प्रिंट और उच्च क्वालिटी के प्रिंट निकाले जाते हैं। जो आपका फ्लैक्स प्रिंटिंग होता है वो प्लॉटर में ही होता है, जो फ्लैक्स बैनर देखते हो, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्यूटर। अब अगला क्या आएगा? हिंदी आएगा। हिंदी देख लेते हैं। नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, इसी को और क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पंचमा अक्षर। नासिक के व्यंजन को ही क्या बोलते हैं? पंचमा अक्षर, ठीक है। नासिक के व्यंजन इसी को बोलते हैं पंचमा अक्षर। हर वर्ग का पांचवा अक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? नासिक के व्यंजन। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, है ना। उसके बाद ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये पूरे क्या है? ये नासिक के व्यंजन है। इनका उच्चारण नाक से होता है और इनको डिनोट कैसे करते हैं? एक बिंदी के रूप में डिनोट करते हैं, ठीक है। जहां भी आखिरी ये इस वर्ग का आधा अक्षर आएगा वहां पे ये क्या बिंदु के रूप में रख जाता है, ठीक है। जैसे गंग ऐसे लिखते हैं, गंगा, गडंगा, तो ये बिंदी नहीं रहेगा, है ना, तो लिखेंगे गंगा। और इसको हटाने के लिए यहां पे क्या लगा देंगे? बिंदी लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही ये पांचों अक्षर किसके रूप में डिनोट होते हैं? बिंदी के रूप में, इसीलिए इनको बोलते हैं पंचमा अक्षर। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। क्या? अनुनासिक। इनका नाक से उच्चारण होता है, ठीक है। संजय आप ऐसे लिखते हो, ठीक, जैसे च छ ज झ इया, तो ये ऐसे आएगा, है ना। सन, फिर आधा या, आधा या, फिर ज और या,
तो ये इया को हटा के क्या लगाएंगे, यहां बिंदी लगाएंगे संजय। तो ये क्या होते हैं, पंचमा अक्षर। बहुत पूछता है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है जो पूरी जाति पूरे कौम को बताए। चीन एक देश है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। गंगा क्या है, एक नदी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, एक व्यक्ति है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रेगिस्तान मतलब सभी रेगिस्तान, पूरे विश्व के रेगिस्तान को डिनोट कर रहा है, पूरे रेगिस्तान की जाति बता रहा है। तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार के उदाहरण है। झुंड, मेला, ये सब, झुंड, मेला, टीम, ये सब किसके उदाहरण है, समूहवाचक। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह। झुंड है, मेला है, तो ये क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला देख लेते हैं, बाछे खिलना का अर्थ क्या होता है। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भैया। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। चलो अगला, आंखें तरेरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। आंखें तरेरना, आंखें दिखाना, आंखें नटेरना, है ना। पिक्चर देखे हो ना, आंख दिखाता है फिर आगे गाली देता है, कौन से पिक्चर में रहता है, आंख दिखा, गंगा जल में। ठीक है, आंखें तरेरना का अर्थ होता है क्रोध करना। क्योंकि जब घर में, है ना, हम लोग कोई गलती करते थे तो मम्मी पापा ऐसे घूर के देखते थे, उसी को बोलते हैं आंखें तरेरना। आंखें तरेरना मतलब क्रोध करना। ठीक है, भूअर्जित का सही संधि विच्छेद क्या होगा भैया। संधि समास तो पढ़ ही लेना, 10 नंबर में 2 नंबर यहां से 1,00,000% श्योर है। ठीक है ना, 10 नंबर में 2 नंबर यहां से 1,00,000% श्योर है। ठीक है, लाओ इधर लाओ, आजा। देखो आप लोग पढ़ते नहीं हो और हमारे पास हमारे सबसे छोटे स्टूडेंट हैं, ये अभी से तैयारी कर रहे हैं, है ना। बताओ, और आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। हमारे क्लास का सबसे छोटा स्टूडेंट है ये कान्हा। ठीक है, चल बेटा, अभी तेरी उम्र 21 साल नहीं हुई है, तू बाद में पढ़ने आना। चलो, अब बाकी बाद में, चलो। ठीक है, आवाज आ रही है, हाँ चलो। भू अर्जित का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भू अर्जित का सही संधि विच्छेद होगा क्या आपका, भूधन अर्जित। क्या होगा, भूधन अर्जित। संधि समाज से एक क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है। भूधन अर्जित, भू अर्जित। कौन सी संधि, यहां भी बड़ा स्वर, यहां भी बड़ा स्वर, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5। टोटल संधि के कितने प्रकार है, 3। तो भू अर्जित क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला क्वेश्चन, निह कपट का सही संधि रूप क्या होगा। निह कपट का सही संधि रूप होगा निष्कपट। क्या, निष्कपट। ठीक है, निष्कपट। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। इससे अभी क्वेश्चन आने वाले हैं। निह कपट का क्या होगा, निष्कपट। चलो, जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द बनाया गया है, जिसकी आशा नहीं की जाती, है ना। और ये शब्द आपकी जिंदगी में बार बार आता है, आप लोग क्वेश्चन सही सही बना के उपयोग आते हो व्यापम में, पीएससी में, और पीएससी वाला आए बाय आंसर लेके पूरे क्वेश्चन को विलोपित कर देता है। जिसकी आप आशा नहीं किए होते हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं ना। एकदम अप्रत्याशित रूप से यह घटना हो गई, एकदम अप्रत्याशित रूप से यह निर्णय ले लिया गया, मतलब उसकी आशा नहीं की गई थी और वो चीजें हो गई। निशिथ, निशिथ का अर्थ क्या है बताइए। निशिथ, निशिथ का अर्थ क्या होता है, निशिथ का अर्थ होता है आधी रात। क्या, आधी रात। आधी रात को बोलते हैं निशिथ, और जो रात में घूमता है उसको बोलते हैं निशाचर, है ना। चलो एक और चीज, है ना, ये है सोरठा। ये सोरझा नहीं है, ये है सोरठा। हमारी ऑपरेटर आज आधे में चले गई है तो करेक्शन नहीं हो पाया है। सोठा, छंद में तुक, किन चरणों में होता है, तुक। तुक मतलब लय, है ना। जैसे यहां पे आया कल, तो यहां पे आ जाएगा चल, है ना। तो ऐसे जुड़ने लगता है, जब बोलते हैं ना तुकबंदी कर रहा है। ठीक है, तुकबंदी कर रहा है, मतलब आपकी बात के पीछे
तुरंत दूसरी बात बोलना जो उससे मिलते जुलते हो और लय में बोले, तो वो कहलाता है तुक। तुक मतलब लय में जो सेम अक्षर आता है। और यति मतलब होता है विराम। यति मतलब क्या होता है? विराम। आपके आमीन पटवारी में रस, छंद और अलंकार तीनों है। यहां से एक क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है। तो सोठा, सोठा में तुक किसमें होता है? प्रथम एवं तृतीय चरण में। पहले और तीसरे चरण में क्या होगा? तुक होगा। जैसे चौपाई, चौपाई कौन सा है आपका? श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनव रघुवर विमल जसु जो जायक फल चारी। सुधारी और चारी यही है तुक, पर यह क्या है? चौपाई है। तो चौपाई में आपके दूसरे रूप से होता है और सोठा में दूसरे रूप से होता है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा था। तो सोठा में प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। याद रखना, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। 13-13 मात्राएं होती है। और इसमें जो ये लयबंदी है, कल चल, ये पहले और तीसरे चरण में होगा, है ना। दोहा में दूसरे और चौथे चरण में होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए, मात्रा पूछता ही है। सोठा में पहले तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे चरण में 13। और तुक जो लयबंदी है वो प्रथम और तीसरे चरण में होती है। 11-11 मात्राएं मालूम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कारण मैं बता रहा हूं क्यों। भारत में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप है, हमारे यहां ज्वालामुखी द्वीप कितने हैं जी? 2 ठोक है। कौन कौन से हैं? नारकुंडम द्वीप और बैरम द्वीप। कहां? अंडमान निकोबार के पास। अंडमान निकोबार के पास है। ठीक है, जिसमें बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, यहां अभी भी विस्फोट हो रहा है। और नारकुंडम क्या है? सुसुप्त, सुसुप्त ज्वालामुखी है, यहां विस्फोट नहीं हुआ है, बहुत समय से सो गया है। सबसे बड़ी बात, बैरन द्वीप में 13 सितंबर अभी और 20 सितंबर अभी क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। बहुत चर्चा में है अभी बैरन द्वीप, करंट में भी आ सकता है। तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी पर्वत हैं, बैरन द्वीप और नारकुंडम द्वीप। कहां? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार के पास। जिसमें बैरन द्वीप में अभी 13 और 20 सितंबर को क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है, हल्के रूप से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। किन लोगों को भारत में सबसे पुराना निवासी माना जाता है? भारत के सबसे पुराने निवासी कौन है? भारत के सबसे पुराने निवासी कौन है? भूमध्य सागरी, निग्रिटो, नार्डिक, मंगोलियाइट। मंगोलियाइट तो नहीं है, क्योंकि ये चीन की प्रजाति है। मानव की प्रजातियां होती है ना, हर मानव अलग होता है। जो चीनी लोग हैं, मंगोलियाइट लोग, सीधे बाल, चपटी नाक, छोटा आंख, है ना। उसके बाद कौन होंगे? भूमध्य सागरी, उत्तर भारत के लोग, लंबे नाक, चौड़े माथे, लंबी हाइट। निग्रेटो कौन होंगे? लंबा शरीर, ठीक है, बड़ा होंठ, ठीक है, बड़े बड़े हाथ पैर, बड़ी आंख, और काले रहेंगे ये। ठीक है, जो क्रिस गेल थे क्रिकेटर, वो निग्रेटो प्रजाति के हैं। तो भारत में सबसे पुराने निवासी निग्रेटो ही है। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप साइड मिलेंगे आपको निग्रेटो प्रजाति। ठीक है, तो भारत में सबसे पुराने निग्रेटो, चीनी लोग को क्या बोलते हैं? मंगोलियाइड। और उत्तर भारत में जो पूरे स्वर्ण हिंदू है वो है भूमध्य सागरी। ठीक है, तो सबसे पुराने निवासी भारत के कौन है? निग्रेटो हैं। तारापुर किस राज्य में है? बताइए। तारापुर भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु बिजली घर, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु बिजली घर तारापुर पालघर। कहां? महाराष्ट्र में है। तारापुर पालघर महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? आनंद मठ उपन्यास, बंगाली उपन्यास, बहुत फेमस उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, का कौन सा? आनंद मठ। और इसमें सन्यासी विद्रोह, किसका? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। पीएससी, यूपीएससी से लेकर चपरासी तक के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आनंद मठ में कौन से विद्रोह का उल्लेख किया गया है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और इसी आनंद मठ में, ठीक है, इसी आनंद मठ से आपका क्या लिया गया है? वंदे मातरम लिया गया है, वंदे मातरम। ठीक है, ए आर रहमान का वंदे मातरम सुने हो ना?
ठीक है, बहुत प्यारा गाते हैं। ठीक है, तो आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है सन्यासी विद्रोह के द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है इस पुस्तक में। और आनंद मठ को क्या कहा जाता है? आनंद मठ को देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। क्या? देशभक्ति की बाइबिल। कौन से किताब को कहा जाता है? आनंद मठ को। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। कहा? आपके कांग्रेस के अधिवेशन में। पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911 में। कहा? कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अब जो लोग बिगिनर है वो कंफ्यूजिया जाएंगे, यहां टेक्नोलॉजिया नहीं लग पाएगा उनका। तो मैं बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, महात्मा गांधी बोले करो या मरो। ठीक है, और यही स्थिति आपकी आ गई है। जिस हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरा टाइप वैकेंसी आ रही है ना, क्वेश्चन 8-8 10-10 विलोपित हो जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन के गलत आंसर लिए जा रहे हैं, फीस वापस नहीं की जा रही है, समय पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, बार बार स्टे लग रहा है। तो क्या हो गया है? अब आपके पास भी एक ही चीज है, क्या? करो या मरो। मतलब पढ़ो और तुरंत क्या लो? सिलेक्शन लो, और ये सब चीजों से बाहर निकलो। करो या मरो, ठीक है, नहीं तो छोड़ना पड़ जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, स्वदेशी आंदोलन 1905, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो मेरे रणबांकुरो, युद्ध वीरो, सिपल सहारो, 1893 में गांधी जी कहां चले गए थे? गांधी जी चले गए थे दक्षिण अफ्रीका को चले गए थे। ठीक है, वापस आए कब? 1900, कब आए? 1915 में। ठीक है, 1915 में वापस आए। तो भैया 1905 में तो ये थे ही नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन प्रभावी कब हुआ? स्वदेशी आंदोलन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर, ठीक है, इसी दिन स्वदेशी आंदोलन के विद्रोह में 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया? रक्षाबंधन दिवस। क्या? रक्षाबंधन दिवस। और क्या गाया गया? अमार सोनार बंगला। और यही बाद में जाके क्या बन गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया। ठीक है, तो 16 अक्टूबर को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, है ना। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया, जो 1911 में रद्द कर दिया गया और राजधानी बना दी गई दिल्ली। पूरा कहानी खत्म। ये लेवल की स्टडी चाहिए दोस्तों। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कहा? ढाका, बांग्लादेश ढाका में किया गया। कौन किए? आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए। ठीक है, यही मुस्लिम लीग को बरगला के कौन? आपके मार्ले मिंटो, सुधार जिसको बोलते हैं, फूट डालो शासन, इन्होंने ही उनको बरगला के क्या किया? भारत की आजादी को और डिले कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। क्या यह सही है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने, 90 गुरु तेग बहादुर ने सैन्य प्रमुख नियुक्त किया? बिल्कुल सही है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। ठीक है, पहले कौन थे? पहले गुरु नानक देव, फिर अंगद देव, फिर अमरदास, फिर रामदास, और उसके बाद अर्जुन देव गुरु बने, है ना। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी लिपि गुरमुखी दी? नहीं। मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि सिखों की लिपि, है ना, जो गुरमुखी लिपि है, कौन? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने लहना पद्धति और सिखों की जो लिपि है गुरुमुखी, वो अंगद देव ने बनाई, दूसरे गुरु ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनाया। स्वर्ण मंदिर बनाया कहां? अमृतसर में। और अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया। अमृतसर नगर बसाया कौन? गुरु रामदास ने। वहां पे स्वर्ण मंदिर बनाया कौन? गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव किसके? जहांगीर के पुत्र की क्या किए? सहायता किए, जिसके कारण इनको मरवा दिया गया। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है। बंदा बहादुर ने गुरु तेग बहादुर के, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के
गुरु रामदास के पश्चात बने थे, 5वें नंबर के गुरु। उसके बाद गुरुमुखी लिपि कौन? अंगद देव बनाए। रामदास क्या बनाए? अमृतसर बनाए। गुरु रामदास जी क्या बनाए? अमृतसर बनाए। गुरु अर्जुन देव जी क्या बनाए? स्वर्ण मंदिर बनाए। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही है। ठीक है, औरंगजेब के काल में हिंदू अधिकारियों की संख्या सर्वाधिक थी, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। बहुत जिंदा पीर कहते था, कट्टर मुसलमान था, लेकिन इसके समय में सबसे ज्यादा जो सामंत मनसबदार थे वो कौन थे? हिंदू थे। औरंगजेब के काल में हिंदू अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। औरंगजेब हिंदुओं की सहानुभूति अर्जित करना चाहता था, बिल्कुल गलत। औरंगजेब खुद को जिंदा पीर कहता था। ठीक है, वो काफिरों के देश को इस्लाम देश में बदलना चाहता था। तो इसमें क्या होगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, यह बात सही है कि औरंगजेब के काल में हिंदू अधिकारी की संख्या सर्वाधिक थी, पर वो हिंदुओं से कोई भी दया भाव नहीं रखता था, याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा जो भारत का नागरिक ना हो और जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। आप लोग इसको फट से मार दोगे, सही बात बोल रहा है। नहीं भैया, ये गलत हो गया। 30 वर्ष की आयु नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 35 वर्ष की आयु। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? पहला कथन गलत हो गया। राज्यपाल अपने पद के अतिरिक्त लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, यह बिल्कुल सही है। कोई भी नेता वाले पोस्ट में जाओगे आप, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। लाभ का पद मतलब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करना है या कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहां से आपको वेतन मिलता हो। ठीक है, वेतन मिलता हो तो आप वहां से वो लाभ के पद में आ जाएगा। अब हमारे महामहिम राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी टीचर थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो व्याख्यान देते थे, पर वो गेस्ट लेक्चर देते थे, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर देते थे, वो उसका पैसा नहीं लेते थे। अगर वो किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते और वहां से सैलरी लेते तो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते। तो आप किसी भी लाभ का पद का एक ही डेफिनेशन समझ के रखो कि आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जहां से आपको सैलरी मिले, जिसको बोलते हैं सवैतनिक नियोजन। ऐसे किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा जो भारत का नागरिक ना हो। हाँ, जो भारत का नागरिक है वो नहीं है, वो नहीं बन पाएगा। केवल भारत का नागरिक ही यहां पद धारण कर सकता है। पर आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। यहां लिखा है 30 वर्ष। तो कौन सा पद सही है? ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। चलिए भैया फटाफट चल रहे हैं। यहां तक हो गया? देखिए अनुच्छेद 153, अनुच्छेद बहुत पूछता है। अनुच्छेद 153, राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 क्या होगा? प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 155 नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, तो ये यहां तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है ना। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, जो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रमुख होता है। और मुख्यमंत्री का काम क्या है? देखिए राज्य का काम, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और यहां होगा मुख्यमंत्री। ठीक, अब कहानी समझिए। पूरा काम किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से। पूरा काम कौन करेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राज्यपाल को कोई भी सूचना लेनी है तो किसके थ्रू लेगा? मुख्यमंत्री के थ्रू। और मंत्रिपरिषद को कोई भी सूचना देनी है तो किसके थ्रू देंगे? मुख्यमंत्री के थ्रू। तो मुख्यमंत्री क्या है? संदेशवाहक है। ठीक है, वही बोल रहा है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री क्या होता है? संचार का माध्यम होता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, पर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ओ सॉरी, ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री क्या है? संचार का माध्यम है। हाँ, राज्यपाल को कोई भी सूचना चाहिए सरकार के संबंध से तो मुख्यमंत्री देगा, और राज्यपाल कोई भी सूचना अगर भिजवाएगा तो मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री परिषद को लाके देगा। दोनों के बीच क्या करेगा? मैसेज इधर उधर करेगा।
कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 167 के तहत ये पूछा गया है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं? अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल सरकार या मंत्री परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ना, धन विधेयक, पैसे से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 117 स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाएगा। ये गलत हो गया, मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 109, ठीक है, प्रक्रिया है, धन विधेयक की प्रक्रिया कहां प्रस्तुत की जाएगी? लोकसभा में। धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है, परिभाषा है। ठीक है, तो भारत के पैसे पर इफेक्ट डालने वाले, भारत के कर पर इफेक्ट डालने वाला कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा। अब धन विधेयक का परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, प्रक्रिया 109 में है। प्रक्रिया 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्धारण है, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। राज्यसभा को धन विधेयक पर ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, वो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। अगर 14 दिन बाद भी राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं करती तो लोकसभा स्वतः धन विधेयक को पारित समझ लेगी। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होगा। पूरी कहानी स्पष्ट। तो ए सही है और आर गलत है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब आदमी फट से देखेगा और लगा देगा आपका क्या, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, है ना। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किससे परामर्श करके करता है? उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? अपने को पता है राष्ट्रपति। ये हो गया सरासर गलत, सरासर गलत। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता, संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। मान लो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के लिए एक ही पीएससी बनाना है, तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक अधिनियम पारित किया जाएगा। वो अधिनियम पारित होकर कहां जाएगा? संसद जाएगा। और संसद जब उस अधिनियम को पारित कर देगी तब क्या बनेगा? दोनों के लिए एक ही पीएससी बनेगा। अब जो भी पीएससी का चेयरमैन है उसका वेतन दोनों की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपको पता है जो पीएससी है वो कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। जो पीएससी है वो कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। लेकिन जो संयुक्त पीएससी है ये संवैधानिक संस्था नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगी? वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था याद रखना, जिनका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक संस्था है, जो कानून के द्वारा बनता है वो वैधानिक संस्था है। तो यहां पे जो पीएससी बन रहा है वो संविधान के अनुसार ना बन के संसद में कानून के द्वारा बन रहा है। इसीलिए संयुक्त पीएससी क्या होती है? वैधानिक संस्था होती है, ना कि संवैधानिक संस्था होती है। और इसके गठन का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। आभासी, सीधा और
छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन? अवतल लेंस। ठीक है, कांच के है गाड़ी के हेडलाइट में अवतल लेंस और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल लेंस लगा होता है। प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों बताइए? क्योंकि उच्च दाब बढ़ने से, वायु का दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, सामान्य दाब में, सामान्य प्रेशर में जल 100 अंश सेंटीग्रेड पे उबलेगा, है ना। जब अधिक दाब होगा, अधिक दाब होगा तो ये क्या होगा? 100 अंश सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उबलेगा, फिर 100 अंश सेंटीग्रेड पे नहीं उबलेगा। और जब आप पहाड़ों में जाओगे और दाब कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, तो ये 100 अंश से पहले ही पानी उबलने लग जाएगा। तो दाब बढ़ने पर पानी का उबलना क्वथनांक बढ़ता है, दाब घटने पर पानी का उबलना क्वथनांक घटता है। अब चूंकि, है ना, चूंकि क्या, प्रेशर कुकर के अंदर वायु दाब बहुत होता है, तो जल 100 अंश सेंटीग्रेड में ना उबलकर और ज्यादा तापमान में उबलेगा, जिससे क्या होगा? अधिक उष्मा मिलेगी खाने को, और जैसे ही खाने को अधिक उष्मा मिलेगी वो जल्दी पक जाएगा, है ना। लेकिन आप पर्वतों में जाओगे तो पानी 100 अंश सेंटीग्रेड से पहले ही उबलने लगेगा और अधिक उष्मा नहीं मिलेगी खाने को, इसलिए वहां खाना देर से पकेगा। तो दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए, इसका ऑप्शन बताइए भैया, कौन सी बीमारी कैसे होती है? ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होता है तपेदिक, है ना। फंगस से होता है दाद, अभी बरसात में खूब होता है, इधर खुजली उधर खुजली। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है कालाजर, और वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। इस अनुसार ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन बी। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर। पीसी कल्चर किसके लिए है? मछली के लिए है। सेरीकल्चर किसके लिए है? रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर किसके लिए है? वृक्षों के लिए, वृक्षों की देखरेख। एपीकल्चर मधुमक्खी के लिए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? बताइए भाई, गिरगिट रंग बदलता क्यों है? इंसान तो मतलब के अनुसार रंग बदलता है, इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है? देख भाई देख। ठीक है, तो बताइए, है ना, किसके कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्णकी लवक। किसके द्वारा? वर्णकी लवक। देखिए, जो गिरगिट का जो त्वचा है वो पारदर्शी होती है। गिरगिट की जो त्वचा है वो पारदर्शी होती है, और उसके त्वचा के अंदर बहुत से क्या होते हैं? बहुत से कोशिका होती है, और उसी कोशिका के द्वारा वो क्या करता है? रंग बदलता है, तो उसको बोलते हैं वर्णकी लवक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिनको बोलते हैं द ग्रेट ओल्ड मैन, है ना। विदेशी विदेशी धरती पर चुनाव जीतने वाले पहले आदमी दादा भाई नौरोजी, है ना। कहा? फिंसवरी के, अमेरिका के फिंसवरी से चुनाव जीते थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इन्होंने धन निकास का सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। पुस्तक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया, और राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया? 1868 में। 1868 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। ठीक है, धन निकास का सिद्धांत, धन निकास का सिद्धांत ये बताए कि कैसे विदेशी लोग भारत का धन ले जाकर अपने उपयोग में ला रहे हैं। और राष्ट्रीय आय कितना बताए थे? 20 रुपए बताए थे, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? वर्तमान में बोल रहा हूं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं एनएसओ, है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्था, है ना, नेशनल स्टैटिक ऑफिस। ठीक है, ये अभी वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। और आधार वर्ष क्या है? नया आधार वर्ष है 2022-2023। चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य मतलब चाणक्य मतलब विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त।
है ना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सहयोगी, ठीक है, आपके चाणक्य, इन्होंने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र लिखा। और अर्थशास्त्र किससे जुड़ा हुआ है? राजनीति विज्ञान से। किससे? राजनीति विज्ञान से। मौर्यकालीन शासन का यहां पर उल्लेख किया गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माता सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माता कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है? ठीक है, आपकी भिलाई है, भिलाई इस्पात संयंत्र 1955, ठीक है, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। उसके बाद दुर्गापुर, दुर्गापुर है ना, किसके सहयोग से? ब्रिटेन, ठीक है। बोकारो, ये भी किसके सहयोग से? रूस। और जमशेदपुर में टाटा स्टील है, टाटा स्टील, टिस्को है, टाटा स्टील एंड कंपनी है। तो ये क्या है? जमशेदपुर प्राइवेट कंपनी है। कौन से नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। कौन से रेखा? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी में कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। ये सब पूछा जाता है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना में 3 बना, भिलाई स्टील प्लांट। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 बना, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई रूस। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो बना, ये भी रूस से। जमशेदपुर आएगा आंसर। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता? आपको पता है संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, और इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य होते हैं। सभी कहां से होते हैं? सभी लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। इसकी जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन प्राक्कलन समिति, है ना। इसमें 21 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 कहां से? लोकसभा से। 7 कहां से? राज्यसभा से। 22 ही होते हैं जहां तक, 15 और 7, ठीक है। यही लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट पर क्या करती है? बहस करती है। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? सरकार कैसे कम से कम खर्चा करे और पैसा बचाए, इसका आकलन करती है प्राक्कलन समिति। सबसे बड़ी समिति 30 सदस्य, सभी लोकसभा से, ठीक है। एचडीआर का पूर्ण रूप क्या है? एचडीआर, एचडीआर का पूर्ण रूप होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये कहां है? ये क्या है? एक कोटा है। कोटा मतलब एक आरक्षित संपत्ति है, ये आरक्षित संपत्ति है। कहां? आईएमएफ में, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है। आईएमएफ में ये आरक्षित संपत्ति है। एचडीआर जिस देश का जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा कोटा रहेगा, उसको उतना ज्यादा क्या मिलेगा? लोन मिलेगा, है ना। अब मान लो भारत का एचडीआर अगर 12% है तो भारत को 12% लोन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक कोटा होता है, एक आपका आरक्षित संपत्ति होता है जिसके आधार पर आप लोन ले सकते हो। किससे? आईएमएफ से, ठीक है। तो आईएमएफ की मुद्रा क्या होती है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एचडीआर, और इसी को बोलते हैं स्वर्ण मुद्रा। क्या बोलते हैं? स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके शासन काल को दक्षिण कौशल का अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन लिया हूं मैं छत्तीसगढ़ से, है ना। लास्ट हमारा आ गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत कम है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आ गया तो 10, नहीं तो 7 या 5 क्वेश्चन ही आएगा, 7 या 5 क्वेश्चन ही आएगा। किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? बताइए भाई, हाँ, किसके शासनकाल को? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को, है ना। धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, हो गया खत्म, बढ़िया। धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे, काफी अच्छा काम किया। इसका पूरा वंश भागवत धर्म का अनुयायी था, परंतु ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसके शासन काल में ही इसकी माता ने, वसाटा ने क्या बनाया था? लक्ष्मण मंदिर बनाया था, जिसको इन्होंने पूरा किया। इन्हीं के शासन काल में, है ना, 639 में कौन आए थे? वेनसांग छत्तीसगढ़ आए थे, सिरपुर और बिलासपुर की यात्रा की थी। महाशिवगुप्त बालार्जुन परम महेश्वर की उपाधि धारण किए थे। किसकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की। पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? देखिए अभी पुलिस में पूछा, पंचायती राज का बुनियादी इकाई, बुनियादी मतलब बुनियादी इकाई,
बुनियादी इकाई मतलब न्यू, न्यू क्या है? ग्राम सभा, है ना, ग्राम सभा। पर ये पंचायत के 3 स्तर में नहीं आता, पंचायत के 3 स्तर में आता है, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। तो तीनों स्तर में, स्तर बोल रहा है तो सबसे न्यूनतम है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और एक गांव में निवास करने वाले वो व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है वो क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है? कौन सा अयस्क है जिसका छत्तीसगढ़ में ही उत्पादन होता है? वो है आपका टीन अयस्क। पूरा 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, दंतेवाड़ा और सुकमा में, गोविंदपाल और चिंतलनार में। ठीक है, टीन अयस्क। टीन एक सामरिक महत्व की धातु है जो काफी प्रीसियस धातु है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव आयोजन किया गया? ये आपका लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है ना। तो यहां 2023 को आप लोग हटा दो। अब क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव होता है? अब ये यहां से दूसरा क्वेश्चन होगा, तातापानी महोत्सव कब होता है? मकर संक्रांति 14 जनवरी। कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक। तातापानी क्या है? गर्म पानी का झरना, गर्म पानी का झरना है ना। इसके अलावा और कहां है गर्म पानी का झरना? पूगा घाटी लद्दाख में। ठीक है, यहां टाटा वालों ने क्या किया है? बिजली बनाएंगे। कौन? टाटा बनाएगी। पूछा था अभी, तो बलरामपुर जिले में है गर्म पानी का झरना आपका, वहीं होता है तातापानी महोत्सव, बलरामपुर जिले में। कब? मकर संक्रांति में 3 दिन तक चलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा को, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है आपका? उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की 7 राज्यों से लगती है सीमा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर झारखंड, फिर पूरा उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश से बराबर जिले लगते हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? उड़ीसा के। और सबसे छोटी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश, सबसे छोटी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब की गई थी? आपको पता है शहीद वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को कहा? रायपुर के जय स्तंभ चौक पर, है ना, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट के कहने पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो इनको, है ना, 1857 का प्रथम शहीद कहा जाता है। किसको? शहीद वीर नारायण सिंह को। और अंतिम शहीद सुरेंद्र साय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहां स्थित है? तमोर पिंगला अभ्यारण्य है आपका सूरजपुर। और तमोर पिंगला और गुरु घासीदास को, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास को मिला के चौथा टाइगर रिजर्व, चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? परघौनी नृत्य, परघौनी नृत्य आपका बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर। कब? बारात स्वागत में। हमारे यहाँ भी बारात परघाने जाते हैं ना, स्वागत में बारात परघाने जाते हैं, गुलाल लगाते हैं, माला पहनाते हैं, समधिन भेंट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? दोनों बाजम नाचते हैं जबरदस्त टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अभिव्यक्ति ऐप, है ना। एसओएस बटन दबाकर, एक बटन दबाकर आप डायरेक्ट पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यहां शिकायत भी कर सकते हैं और सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए आपका अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? है ना, तो 13 अगस्त 1907 को माधवराव सप्रे द्वारा हिंद केसरी पत्रिका का संपादन किया गया था। है ना, ये बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के केसरी, केसरी जो मराठी में छपती थी, जो मराठी में छपती थी, क्या? हिंदी अनुवाद। क्या? हिंदी अनुवाद क्या था? हिंद केसरी। कब? 1907 में। कौन? माधवराव सप्रे, पत्रकारिता के अग्रदूत और जनक। अगला क्वेश्चन,
किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है? हमेशा पूछता है, आगे भी पूछेगा। पौष मास की पूर्णिमा को। छेरिक छेरा माई कोठिक धान ला हेरी खेरा, है ना, धान मांगते हैं। किस दिन छेरछेरा पर्व मनाया जाता है? पौष मास की पूर्णिमा को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सभी एल्यूमिनियम उत्पादक इकाइयां जल विद्युत अथवा ताप विद्युत गृहों के निकट लगाई जाती है। बिल्कुल सही। भारत में आप जितने भी एल्यूमिनियम फैक्ट्री देखोगे वो बड़े बड़े पावर प्लांट के बाजू में ही लगाई जाएगी। हमारे यहाँ कोरबा में है बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना, जो किसके बाहर लगाई गई है? हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना के बाहर लगाई गई है। वहीं पे वहां से हसदो बांगो से पानी और बिजली इनको दोनों मिल जाता है। ठीक है, कोरबा में इनको एनटीपीसी से बिजली भी मिल जाता है। ठीक है, तो कोई भी आपका जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री है वो हमेशा बांध के पास और पावर प्लांट के पास ही लगाई जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस विधि से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल गलत। क्यों? एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस विधि से नहीं, एल्यूमिनियम को आपके बेरल विधि से प्राप्त किया जाता है। कौन सी? बेयर विधि से, बेयर प्रक्रिया से। क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट से, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है ना। क्या किया जाता है? उच्च दाब पर गर्म किया जाता है, उच्च दबाव पर गर्म करके एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो पहला तो सही है कि भारत में सभी एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां कहां? आपके जल विद्युत ताप विद्युत परियोजना के पास ही लगाई जाएगी, पर इसको निकालते हैं बेयर विधि से। तो ए सही है और आर गलत है। चलिए, महाराष्ट्र देश का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आपका जो दक्कन का पठार है वहां पूरा काला मिट्टी पाया जाता है, और काला मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है, और बेसाल्ट चट्टान लावा के ठंडा से होने से बनता है। तो हमारे पास जो भी है पूरा लावा वाला चट्टान है, और जो पूरा जलोढ़ मिट्टी कहां है? उत्तर भारत में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में देश में महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। हाँ, क्योंकि काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपास मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपास के लिए बहुत अच्छा होता है। इस राज्य में औद्योगिकरण स्तर ऊंचा है। यह भी सही है, दोनों सही है। पर क्या औद्योगिकरण के कारण ही कपास वहां उत्पादन करते हैं क्या? नहीं, औद्योगिकरण के कारण कपास उत्पादन नहीं करते भैया। वहां की मिट्टी और जलवायु कपास के लिए अच्छी है, इसलिए वहां पे कपास उत्पादन किया जाता है। तो ये क्योंकि से जुड़ेगा क्या? ये क्योंकि से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, तो सही व्याख्या नहीं है। क्योंकि अब पढ़ो, महाराष्ट्र देश में महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में से एक है क्योंकि इस राज्य में औद्योगिकरण का स्तर ऊंचा है। क्या यह सच है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बोलता महाराष्ट्र देश में महत्वपूर्ण कपास उत्पादक राज्यों में से एक है क्योंकि महाराष्ट्र में रेगूर या कपासी मिट्टी की अधिकता है, तब होता कि कथन और कारण सही है और सही व्याख्या है। औद्योगिकरण अलग है, कपास वहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की जलवायु अच्छी है। तो दोनों एक सही है, पर एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं करते। ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, ये आज का हो गया आपका सेकंड सेट। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें, हिंदी और कंप्यूटर के। बहुत जबरदस्त टाइप से क्वेश्चन है इसमें, हिंदी और कंप्यूटर के। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में जल्द ही। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। हमारी संस्था द्वारा अमीन पटवारी का फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था के द्वारा भी फुल फ्लैश में सीजी टेट और सीजी टीचर भर्ती की भी क्लास आयोजित की जा रही है। ठीक है, भर्ती कब होगी सर? सबसे पहले फरवरी में टेट का एग्जाम होगा, देन उसके बाद 8000 पोस्ट, 5 से 8000 पोस्ट आने की संभावना है। तो बिल्कुल आप तैयारी पे बने रहिए और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। हमेशा अपना प्यार, सपोर्ट और अपना मार्गदर्शन बनाए रहिए। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो पर जल्दी। जय हिंद, जय जोहार।